40 साल से बाट जो रहे पूर्व सैनिकों के लिए, देश के 25 लाख से ज्यादा फौजियों के लिए आज मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान में कई शर्तें भी थी, जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले फौजियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, पेंशन की दर 2013 की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत से तय होगी और रिव्यू 5 साल में होगा। इन शर्तों के साथ फौजियों को मोदी सरकार ने जो सौगात दी वो आधी अधूरी भी लग रही है कुछ लोगों को। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक अब भी बैठे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार ने अधूरा ओआरओपी देकर पल्ला झाड़ना चाहा है? क्या संघ के दबाव में सरकार ओआरओपी पर ऐलान करने को तैयार हो गई? और क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले फौजियों को ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए? इन सवालों के हम जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। Under the OROP scheme, the benefit will be given with effect from 1st July 2014. पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से अनाउंसमेंट किया हुआ था। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. VRS के बारे में उन्होंने बोला कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगा और हमको ये मंजूर नहीं है। Pension will be refixed for all pensioners retiring in the same rank and with the same length of service as the average of minimum and maximum pension in 2013. उन्होंने बताया कि एवरेज ऑफ द पेंशन, जबकि पहले जो हमारा डिसीजन है वो टॉप ऑफ द स्केल है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन का जरूरत है। It has been decided that the gap between rate of pension of current pensioners and past pensioners will be bridged every 5 years. हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं। The inter-service issues of the three forces also require consideration. This is not an administrative matter alone. Therefore, it has also been decided that one-member judicial committee would be constituted, which will give its report in 6 months. तो उन्होंने 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन ये इक्वलाइजेशन के लिए बनाया है, उसका 1 मेंबर और 6 महीने उसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। नहीं, ये गलत है। तो रिजेक्ट कर रहे हैं पूर्व फौजी। 5 मांगे, उस पर वो सरकार से मुतासिर नहीं है, सरकार के साथ उनकी हामी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, शिव गोपाल मिश्रा महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, और स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड, और इन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी। ये बहुत जगह चल रहा है वीआरएस वीआरएस वीआरएस, और हमारे रक्षा मंत्री भी बोल गए दरअसल फौज में वीआरएस नाम की कोई चिड़िया ही नहीं होती, कोई चीज ही नहीं होती, प्री मेच्योर रिटायरमेंट होता है। खैर, उस पर मैं आगे आऊंगा। आज तो आप खुश होंगे। ये कह सकते हैं कि एक ओआरओपी का एक कदम नाम मात्र का एक जरूर ले लिया गया है। नाम मात्र का, क्योंकि इसमें वन रैंक वन पेंशन का जो मैं अगर कहूं 40 साल की लड़ाई जो आप लड़ रहे थे, 40 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, हाथी मिल गया है, पूंछ रह गई, सिर्फ पूंछ का बवाल बना रहे हैं आप। क्या बोलते हैं उसको, प्री मेच्योर बर्थ हो गया ये। ना ये इधर का रहा ना ये उधर का रहा। क्यों भाई, वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि एक रैंक और एक पेंशन। अब आप 5 साल में अगर आप उसको रिव्यू करेंगे तो उस दौरान 5 लेयर्स में फौजी रिटायर हो चुका होगा। इस चीज को तो आप मान गए थे। 2011 में संसद में आर्मी एयरफोर्स के नुमाइंदों के बाकायदा बयान हैं जो रक्षा मंत्री ने पेश किए थे, आप मान गए थे।
देखिए, 5 साल के नहीं। 5 से 10 साल के रिव्यू के लिए मान गए। 5 से 10 साल के रिव्यू के लिए कोई नहीं माना था। वन रैंक वन पेंशन का एसेंशियली मतलब यही होता है कि उसको एक रैंक में उसको सेम इक्वलाइजेशन होना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब वो रिव्यू हो। और ये पहले मिलता था, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं होता था। वो पहले 1973 की बात है। जी हाँ, लेकिन हाँ, मिलता था। हाँ। और इंदिरा गांधी ने जब 71 की लड़ाई ये फौजी जीते, जो आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, इनको पता लगे बगैर इनके नीचे से रग खींच लिया गया। जो जीते हुए फौजी थे उनको ये मिला, और जो हारे हुए फौजी थे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान सरकार ने जमीनें दी, फ्लैट दिए, गाड़ियां दी कि उनके सैनिकों का मोराल लो है हारने के बाद में, तो उनको हारने के बाद में वो मिला। और यहाँ पे जीतने के बाद में ये मिला कि जो वन रैंक वन पेंशन हमें मिलता था, जो मिला वो था, वापस खींच लिया। कर्नल दानवीर, अब तक आपको जो मिला था 2014 के अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपए बजट की मद में थे, क्योंकि वो अंतरिम बजट था, वो यूपीए का बजट था। फिर फुल फ्लेजेड बजट आया, फुल फ्लेजेड क्या 9 महीने का बजट आया पहला अरुण जेटली साहब का, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए। अब सरकार 8 से 10,000 करोड़, और अभी 7वां वेतन आयोग अगले साल लागू होने वाला है, उतना खर्च करने को, और मैं बिल्कुल मानता हूं ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये पैसे की नहीं, तो स्वाभिमान को बढ़ाया है कि नहीं? सरकार ने वो कदम लिया है? नहीं, क्या इतना एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, सरकार ने वो कदम नहीं लिया है। ये बिल्कुल एक आई वॉश है, फ्रॉड है। और जो एक परसेप्शन जो कंट्री को दिया गया है कि ये फौजी जो है ये कुछ टुकड़ों के लिए वहां बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वन रैंक वन पेंशन जो यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, जो वन रैंक वन पेंशन का जो एसेंस है वो ये कहता है कि हमको सिविलियन काउंटर पार्ट्स के पैरिटी में लेके आ जाइए। अगर दो भाई एक फौज में भर्ती तो आईएएस का तो रिव्यू ईयरली एनुअल रिव्यू है पेंशन का, देखिए, फिर आप एनुअल पेंशन रिव्यू मांग रहे हैं क्या? बात यही है, एनुअल रिव्यू की बात नहीं, आप तो अभी 2 साल मैंने सतबीर सिंह को सुना, वो छोड़ दीजिए। एसेंस क्या है? एसेंस एनुअल रिव्यू का है। तो अगर जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कार्डर है वो है सिपाही। सिपाही 35 साल पे आउट हो जाता है, और मेरा भारत महान कि सिपाही जो कि रडार चलाता है, मिसाइल्स चलाता है, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट दुनिया का कम्युनिकेशन का चलाता है, उसको सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा है। उसका काउंटर पार्ट सिविल में चपरासी है। तो चपरासी जब 60 साल पे रिटायर होता है और वो फौजी 35 साल पे रिटायर होता है, तो दोनों की पेंशन में 2 गुना का अंतर होता है। तो इसकी लड़ाई है। ये है स्वाभिमान कि मैंने फौज की नौकरी करी, मैं सिपाही था और मैं चपरासी से कम पेंशन ले रहा हूं, मेरे को उसके बराबर लेके आ जाइए। तो ये जो ओआरओपी हुआ है, इससे ये चीज हासिल नहीं, ये बराबरी की जो बात है ना, सिर्फ फौजी ही बराबरी क्यों मांगे? अभी शिव गोपाल मिश्रा साहब बैठे हैं, रेलवे मैन क्या वो देश के लिए और देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल नहीं कर रहे हैं? इस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा ना। नहीं, एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। ये सारे के सारे 60 साल की नौकरी करते हैं, आप सिपाही की नौकरी 60 साल तक कर दीजिए, कोई वन रैंक वन पेंशन की जरूरत नहीं है। आप उसको 60 साल तक नौकरी करने की इजाजत दे दीजिए, हम कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं मांगेंगे। विजय सोनकर शास्त्री, ये दरअसल ओआरओपी अधूरा था, शायद इसीलिए रक्षा मंत्री ने महज घोषणा कर दी, कोई सवाल नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई 5 मांगे थी, उसके सवालों के जवाब नहीं। देखिए, नहीं संदीप जी, आप देखे होंगे कि उन्होंने हर एक जो भी बिंदु ये लोग अभी कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हुआ है, उस पर सब पर उन्होंने अपने दिए और उन्होंने एक एक चीज को क्लियर किया। ये अलग की बात है कि 40 नहीं, सवाल की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने, ये तो उनका अपना है कि उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बोला, लेकिन हम ये समझते हैं कि उन्होंने जितने भी टेक्निकल इसमें बिंदु हो सकते थे सबको स्पष्ट किया और एक एक पर उन्होंने अपनी क्या स्पष्ट किया? चलिए टेक्निकल बिंदु की बात करते हैं विजय सोनकर शास्त्री। सबसे पहले अगर एक पूछिए, एक मिनट में, सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे बड़ा एक पेंच डाला गया आज, जो था ही नहीं, वो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट का। मैं पहले भी कह चुका हूं, पता नहीं रक्षा मंत्री वीआरएस क्यों किए जा रहे हैं, फौज में वीआरएस होता ही नहीं है। ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिसने ले ली उसको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी, ये पेच क्यों? ये मुझे समझा दीजिए, ये टेक्निकलिटी। या शायद रक्षा मंत्री, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं विजय सोनकर शास्त्री साहब, या तो शायद रक्षा मंत्री प्री मैच्योर रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाए।
नहीं, बिल्कुल आप वो बात कह रहे हैं जो मैं कम से कम नहीं समझ रहा हूं कि आप क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं। बीआरएस एक आध बार उनके मुंह से जरूर निकल गया होगा, लेकिन प्री मैच्योर रिटायरमेंट की ही उन्होंने बात कही है। आप पूरा उनका वीडियो फिर से देख ले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हम लोगों की लगातार उनसे बात होती रही है और उन्होंने एक बार भी बीआरएस बल्कि हम लोगों में से किसी ने एक आध बार बीआरएस की चर्चा की तो उन्होंने उसको टोका भी था। ये अलग की बात है कि एक आध बार निकल गया होगा, परंतु मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वो बिल्कुल क्लियर है, मिलिट्री में बीआरएस सिस्टम नहीं है। लेकिन उन्होंने बीआरएस के अलावा उन्होंने ये जरूर कहा कि वॉर वीआरएस की बात करते हैं ना, अगर उनको तथाकथित वीआरएस की नहीं, बीआरएस की बात नहीं करते हैं। एक मिनट सुनिए, क्यों नहीं? जिसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली उन्होंने, कर्नल दानवीर ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है, इनको 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार क्यों ना मिले? मुझे ये समझा दीजिए, देशवासियों को समझा दीजिए। देखिए, नहीं बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप हमको अवसर दें जी। कर्नल दानवीर की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम जरूर ये बात कह रहे हैं कि अगर एक सैनिक सीमा पर लड़ते हुए इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, और अगर उसको वो इस योग्य नहीं रहता कि सेना की सर्विस को वो कंटिन्यू कर सके, ऐसे में उसको वापस भेजा जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को ये इस योजना का पूरा लाभ दिया जा रहा है, ये उन्होंने सर मैंने इसीलिए बड़े आदर से आप नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी अधूरी रहेगी तो बात आप समझा नहीं पाएंगे देश को। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की बात कही है, आप कल्पना कीजिए कि मैं मिलिट्री में हूं और हमको टाटा बिरला की एक बड़ी नौकरी मिल गई और हमने उसको सेना की नौकरी छोड़ करके हम चले गए टाटा बिरला की नौकरी करने के लिए। अच्छा, आप अंदाज लगाइए कि क्या ऐसे में इस रिटायरमेंट को आप क्या कहें? यही भ्रांति है, यही भ्रांति है विजय सोनकर शास्त्री साहब, मैं समझाता हूं। ये भ्रांति नहीं है। अब मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए ना। लेकिन अगर सीमा पर घायल होता है सैनिक, और अगर उसको सीमा पर अगर सैनिक घायल होता है, वो रिटायरमेंट लेता है, तो उसको पूरा इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने कहा। हाफ इन्फॉर्मेशन परोस रहे हैं सर, और मैं बताता हूँ मैं बिल्कुल फाल्स नहीं कर रहा हूँ। आप फिर से एक बार देख लें कि उन्होंने वार इंजरी का नाम लिया है कि नहीं, वार इंजरी का नाम दिया है कि नहीं, जानकारी दे रहे हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ, आधी अधूरी जानकारी दे रहा हूँ, आधी अधूरी, अर्धपक्की, अर्धपक्की। सुन लीजिए ना, पका देता हूँ, नहीं है, इस जानकारी को पका देता हूँ। सुनिए, थोड़ा मादा रखिए, पका दीजिए जी। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अफसरों के लिए 20 साल, कर्नल दानवीर 20 साल सर्विस ली, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीआरएस इसलिए नहीं है, ये गोल्डन हैंडशेक नहीं है कि बड़ा सा एक पैकेट मिल गया और आपने छोड़ दी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों में चले गए। ये अनुमति ली जाती है रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय मना कर सकता है कि आपको हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं देंगे। और मुझे आंकड़ा बता दीजिए, आप बता दीजिए, या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बता दें देशवासियों को। ये जो आप भ्रांति फैला रहे हैं ना, नहीं 20 साल फौज में मौज की, फिर पेंशन भी ले ली, फिर रिलायंस और फलाना टाटा बिरला के पास जाकर नौकरी भी कर ली। कितने ऑफिसर्स जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, और 46% लोग लेते हैं, उनमें से कितने अफसर बड़े बड़े ओहदों पर पोस्टेड हैं? क्या कोई आपने सर्वे कराया है विजय सोनकर शास्त्री? देखिए, इस संदर्भ में मैं बहुत सारी जानकारी आपको नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मोटे तौर पर जो आज सामने आया है, हाँ। नहीं, देखिए, पता नहीं है कि बात नहीं कह सकते हैं। हम लोग अपने विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर हुआ है वो जो 1 रैंक 1 पेंशन के संदर्भ में जो घोषणा हुई है, उसके हर बारीकी को मैं समझ सकता हूँ। अगर उस पर बात करेंगे तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। सबसे बड़े पेच का जवाब आप नहीं दे पाए हैं। मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की प्रीमेच्योर? नहीं, मैं बिल्कुल दिया हूँ कर्नल दानवीर। मैं उस पर बिल्कुल दिया हूँ जी। कर्नल दानवीर, मैंने कोई गलत बयानी की? बिल्कुल सही बात करी है। विजय साहब को मैं, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इनको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा जवानों को, क्योंकि 40% जवान जो है वो इस सो कॉल्ड प्री मैच्योर रिटायरमेंट कैटेगरी में आता है।
क्योंकि 35 से 37 साल की उम्र जी में हाँ, रिटायर हो जाता है। क्योंकि 15 साल उसको सर्विस करना अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं कलर्ड सर्विस। यू अर्न योर पेंशन आफ्टर दैट। आप पेंशन अर्न करते हैं। हर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने वाला हैज अर्नड हिज पेंशन। वो ऐसा नहीं कि कोई खैरात दी जा रही है, ऐसा नहीं है। पेंशन दी जाती है। उसके बाद में सरकार बोलती है कि भाई आप 2 साल बेटे और नौकरी कर लो, करना चाहते हो, तो वो हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया इतनी सख्त नौकरी है, अब मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। तो ये 40% जो सैनिक है वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये वाला जो इनका जो पॉइंट है कि वीआरएस या सो कॉल्ड वीआरएस जो भी बोल रहे हैं, इस कंफ्यूजन में वीआरएस तो होता नहीं है। तो पर देखिए, विजय सोनकर शास्त्री की बात में दम है। आप में से बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर वहां पर मालदार ओहदों पर उससे कोई फर्क नहीं आसीन हो पड़ता। जाते हैं। अभी जनरल नहीं, तो आप दोनों जगह तो जनरल तो जनरल वीके सिंह की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, कर्नल राठौर की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो मिनिस्टर हो गए हैं, अब उनको वो वाली कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए। You can't have your cake and eat it too. एब्सोल्युटली, आई डू एग्री, बट मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 40% सिपाहियों की। अब आप मेरे को ये बताइए, आप इतना बड़ा चैनल मतलब चलाते आप ये हैं, चीज कहने को तैयार हैं, क्या ये एक्सेप्शन बना दी जाए? नहीं, कर्नल दानवीर, लिमिटेड पॉइंट, क्या हम ये एक्सेप्शन के लिए पूर्व फौजी आप जैसे तैयार होंगे कि जिन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, उनको ओआरओपी नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करती है ऐसे फौजी को कहीं पे नेगोशिएशंस में ये बात आई थी, डिफेंस मंत्रालय से बात हो रही थी, ये नेगोशिएशंस में आया? नहीं, डिफेंस मिनिस्टर के साथ में ये कोई इस प्रकार की ये पेच आ गया, ये एकदम पेच आ गया। इवन जो वहां जंतर मंतर में बैठे हैं वो भी जंतर मंतर हो गए कि ये कहां से आया। फौजी इस बात को तैयार हैं कि जो लोग अच्छी नौकरियों, जिन्हें अच्छी नौकरी मिल गई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद, उन्हें अगर ओआरओपी ना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो असल हकदार हैं, मैं सिपाहियों की बात कर रहा हूं, उन्हें 15 साल उन्होंने कलर्ड, जी हाँ, कलर्ड सर्विस की, उनको ओआरओपी जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आप मेरे को बताइए शास्त्री साहब, ये अब मैं बिल्कुल निष्पक्ष यहां पर डिबेट कर रहा हूं, आपको पॉइंट में दम लग रहा है? आपको लगता है सरकार इस पेच में ये बारीकी मिस आउट कर गई? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये बतलाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये कि 40, 42, 43 साल पुराना यह एक मांग, जिसको तमाम देश में सरकारें आई, तमाम एक से बढ़ करके एक योग्य प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर आप सके। पॉलिटिकल मत बनाइए। आज हमारी सरकार ने इस पर नहीं कि हम पॉलिटिकल ना है तो पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? संदीप जी, जरा सा मुझे अवसर दीजिए, बात पूरी कर देने दीजिए। नहीं, हम हमारी बात को पूरी समझे। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई मैं मिलिट्री का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आपने बुलाया है तब मैं आया हूँ। कि आज की तारीख में भारतीय सेना पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। अगर आप जंतर मंतर पे जाएं तो सर्विंग फौजी पैसे इकट्ठे कर करके वहां पे दे रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है। आपकी आईबी कहां है, कहां बैठी हुई है? ये कोई एनएसए को रिपोर्ट दे रहा है कि किस प्रकार की हलचल सेना में है आज। आप ये समझ नहीं रहे। आप लोग ने जो ये बीज बोया है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। आज की तारीख में सेना जो है पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है, ये आप समझने की कोशिश करिए। ये आप ओआरओपी और इन चक्रों में नहीं, इसके बियॉन्ड देखिए, आगे देखिए आप। कर्नल दानवीर, प्रियंका चतुर्वेदी भी है। विजय सोनकर जी, प्रियंका बहुत देर से चुपचाप है। कर्नल दानवीर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस तरह से सेना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और जो 40 साल से इस मांग को पॉलिटिसाइज किया गया था, आज उसका अगर सलूशन दिया गया है और देश में तमाम लोग इसको हर्ष के साथ स्वीकार कर रहे हैं, तो इस पर भी आप लोगों की टिप्पणी आ रही है। हर्ष से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बैरक में दरार है और कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हुआ, आपने उसको पूरा 4 चांद लगा दिया है। अभी आज की तारीख में मिठाइयां खिलाया जा रहा है, लेकिन आपने अपनी बात कह दी सर, इसको आपने अपनी बात कह दी। कर रहे हैं। प्रियंका, क्या बीजेपी सरकार ने पूरे तौर पर ना सही, लेकिन काफी हद तक वो काम कर दिया जो आप लोग 1973 से नहीं कर पाए? क्या प्रियंका आप ये कंसीड करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये
सबसे पहले तो मैं शास्त्री जी का जवाब देना चाहूं कि ये पहले प्रवक्ता होंगे जिन्होंने ये स्वयं अपने मुंह से स्वीकार किया है कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करती आई है, उसको राजनीतिक रंग देती आई है और उसी का फल अभी भुगत रही है। जिस तरीके से जंतर मंतर में आमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए सर, मैंने आपको बिल्कुल भी बीच में बोला नहीं है। आपसे दरखास्त है, आपसे दरखास्त है कि मैं आपकी 15-20 मिनट से बात सुन रही हूँ, 15-20 मिनट से आपकी बात सुन रही हूँ। 1 घंटे से बात सुने। देखिए चौधरी जी, आप इनसे बोलिए कि 20 मिनट से मैंने एक शब्द नहीं बोला है। मेरा बोलने का समय मैंने आपको पूरा मौका दिया। विजय सोनकर शास्त्री, मैंने आपको विजय सोनकर शास्त्री, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नहीं संदीप जी, नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया सर। अब प्रियंका चतुर्वेदी की बारी है। प्रियंका मैं आपको पूरा मौका दूंगा। विजय सोनकर शास्त्री, विजय सोनकर शास्त्री फिर मौका दूंगा प्रियंका को काउंटर करने के लिए, लेकिन क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता। नहीं सर, क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता। क्रॉस टॉक में कुछ नहीं सर, क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता। क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। प्रियंका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही हाल अभी शास्त्री जी का समझ में आ रहा है। अब यही जवाब हमारे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। सिर्फ प्रियंका को जरा स्क्रीन पर लाइए। आप बोल लीजिए आपकी खिशानपट, आपका फेलियर और आपने जिस तरीके से आर्मी जवानों का इस्तेमाल किया है वोटों के पीछे और आज उनको डिसअपॉइंट किया है, उसका जवाब हमें दिख रहा है आपकी खिशानता में। खिशाते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं बाद में बोलूंगी, आप पहले बोलिए। प्रियंका आप बात जारी रखिए जी। आपने मुझसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किए। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किया था और जिसका बहाना बनाकर ये लोग डिले कर रहे थे। बार बार हम पे ये आरोप लगता है कि हमने सिर्फ 500 करोड़ अलॉट किए थे। हमने क्लियरली, हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने कहा था 500 करोड़ हम अभी अलॉट कर रहे हैं और आने वाले समय में जितना जरूरत पड़ेगी हम अलॉटमेंट करेंगे। ये नई सरकार आती है 1000 करोड़, अभी डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं 7000-8000 करोड़ की बात है। अरुण जेटली जी ने क्या काम किया था? 1000 करोड़ का बजट पास किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में। हमारी पार्टी बिल्कुल एक फ्रेमवर्क बनाकर गई थी ओआरओपी को लेकर और उसके पूरे एनेक्स रिपोर्ट है मेरे पास, मेरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी है मेरे पास, जहां पे क्लियरली जो इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल है वो लागू किया गया था। तीसरी चीज मैं यहां पे कहना चाहती हूं, हमने पेंशन का जो डिसीजन था, हमने कहा था जो हाईएस्ट ड्रॉन सैलरी होगी उस बेसिस पे हम पेंशन देंगे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक एवरेज बनाया, हाईएस्ट और लोएस्ट का पेंशन डिसाइड करने का बात की है आज डिफेंस मिनिस्टर ने। डिफेंस मिनिस्टर ने 1% कमीशन की बात की है। 5% कमीशन क्यों नहीं हो सकता है, जहां पे एक सर्विसमैन भी अपनी बात रख सकते हैं? वो भी उन्होंने नहीं किया है। आपने स्लाइमली, आपने जो ये आप बार बार हम बात कर रहे हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, मैं सोनकर शास्त्री जी से पूछना चाहती हूँ 85% से ज्यादा रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट, 85% से ज्यादा जवान जो होते हैं ये वाजिब सवाल है। 38 ईयर्स से रिटायर हो जाते हैं, उसमें से कितने लोग वाजिब सवाल हैं? पूर्व सैनिक भी ये सवाल उठा रहे हैं। ये वाजिब सवाल है, ये पूर्व सैनिक भी ये सवाल उठा रहे हैं। विजय जी रुकिए, थोड़ी शांति करिए ना, उनको भी तो मौका मिले। ऐसे थोड़ा कि कांग्रेस वाले सिर्फ आपको सुनने या मुझे सुनने के लिए आए। केवल इतना ध्यान रुकिए सर, ब्रेक लेना। विजय जी थोड़ी शांति करिए। आए हैं प्रियंका मेरा सवाल सुनिए। प्रियंका नहीं, आपको भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका आपको भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत। देखिए विजय जी, आप समझिए खेल क्या होता है। आप एक लाइन बोलते हैं, वहाँ 15 लाइन आती है और ये बहस नहीं हो रही। चढ़ गया, ये बहस नहीं हो रही। आरएसएस का भूत क्यों चढ़ गया प्रियंका? बस ये बोलते रहिए, खामा की बयानबाजी करते रहिए। आप दोनों सवाल का जवाब देंगे नहीं। प्रियंका ये बताइए, 30 सेकंड, 1 मिनट रुकिए विजय जी, 1 मिनट रुकिए। अब नहीं बहुत हो गया। प्रियंका ये बताइए, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाई, इंदिरा गांधी नहीं कर पाए, राजीव गांधी नहीं कर पाए, पीवी नरसिम्हा राव नहीं कर पाए और मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाई, वो कम से कम 15 महीने में इन्होंने कर तो दिया। क्या ये मानेंगी?
ये तो सबसे बड़ा जोक आपने क्रैक किया है। 2004 और 2014 के बीच में करीब 7,000 करोड़ का हम एक्सचेकर से एक्सपेंस हुआ था, जो कि पेंशन्स में गया था और 3 टाइम इंक्रीमेंट मिला था। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से ले लीजिए या इंक्रीमेंट के नाम से ले लीजिए, पेंशनर्स को पेंशन मिली थी और 3 बार हमारे कार्यकाल में इस डेकेड में इंक्रीमेंट हुआ है। और मैंने आपको फिगर भी बता दिया है, 7,000 करोड़ का फिगर है जो हमने पे आउट किया था। तो अगर इस बात की बात करें कि 40 साल में जो नहीं हो पाया, जो अभी इन्हें 15 महीने में अभी आकर ड्राफ्ट दिया है, मैं तो फिर से कहूंगी, रिपीट करूंगी, जो आरएसएस ने एक पॉलिसी दी है 3 दिन की मीटिंग में मनोहर पारिकर को पढ़ने की, वही आकर आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दिया है। अभी 4 बिंदु और हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है और शिव गोपाल मिश्रा जी थोड़ा बुरा भी मान रहे होंगे, उनको मैंने वक्त नहीं दिया है। ओआरओपी की घोषणा तो कर दी है सरकार ने, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने, लेकिन उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पूर्व सैनिक 5 मांगों को लेकर अभी भी मुतमईन नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा भी, अब मैं दूसरा पहलू से शुरुआत करने वाला हूं इस सत्र की। फौजियों को आधा अधूरा ही सही ओआरओपी मिल गया, आप खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप भी, आंदोलन की खबरें लगातार आ रही हैं कि रेलवे वाले भी और फौजियों के साथ साथ देखें सबसे ज्यादा रेलवे मैन है इस देश में। आप भी आंदोलन करने वाले हैं क्या अब? संदीप भाई, पहली बात तो यह है कि जो सवाल कर्नल दानवीर ने उठाए हैं और आपने भी उन पर काफी शिद्दत के साथ चर्चा कराने का काम किया है, मैं ये कहता हूं कि जो हमारे देश के सैनिक हैं वो इस 1 रैंक 1 पेंशन के पूरे तौर पर हकदार हैं। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि 20% एक्स सर्विसमैन हम लोगों के साथ में काम करते हैं और उनकी सुबह से शाम तक की जो परेशानियां होती हैं उनको हम लोग समझते हैं, किस तरीके से वो छोड़ के आए, क्या नौकरी छोड़ करके आए या उनको क्या करना पड़ता है और किस तरीके से वो लोग जो आकर के यहाँ पर फेस करने का काम करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जो आज फैसले हुए हैं इनकी तो गहराई में जब हम लोग अध्ययन कर लेंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि आज ये समस्या चाहे 60 साल रिटायरमेंट वाला व्यक्ति हो और चाहे 35 साल रिटायरमेंट वाला व्यक्ति हो, आज एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो सोशल सिक्योरिटी का है। आईएएस अफसर जो हाई है उन्होंने अपने लिए फैसला कर लिया, जो लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर वाले हैं उन्होंने अपने लिए 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला पहले ही कर लिया। आज सिपाही की बात हो रही है, आज जो है वो कर्नल की बात हो रही है। सवाल इस बात का है कि लंबी भूमिका क्यों बांध रहे हैं मिश्रा साहब? मतलब मोटा मोटा आप भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जो सर्विस आपको लगता है आपको भी हक नहीं मिल रहा है आपका? संदीप भाई, जो सर्विसेज 365 दिन रात दिन गाड़ियां चलाते हैं, 500 से लेके 600 लोग अपनी सर्विसेज को अपने को बलिदान करते हैं इन भारतीय रेलों को चलाने के लिए। मैं समझता हूं कि पूरे तौर पर उनको हक है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो आप भी आंदोलन करने वाले हैं? उनको मिले। एक लाइन में जवाब, बिल्कुल सीधा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं शिव गोपाल मिश्रा, सीधा सवाल। सवाल मिलना चाहिए, इनको डेफिनेट तौर पर मिलना चाहिए। आप आंदोलन करने वाले हैं अब ओआरओपी को लेकर, रेलवे मैन भी आंदोलन करने वाले हैं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। विजय सोनकर शास्त्री, और शायद यही दिक्कत है, यही एक डर था सरकार को, ये कैस्केडिंग इफेक्ट, ये कितना लंबे आंदोलन हो सकते हैं, और इसीलिए बड़ा फूक फूक कर छाछ, ओआरओपी की छाछ भी पी जा रही थी। लेकिन सर, आपसे सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि भाई मनोहर पर्रिकर ने, अभी डिटेल्ड स्टेटमेंट तो आई नहीं है, डॉक्यूमेंट आया नहीं है, उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे कर्नल दानवीर को, देशवासियों को, पूर्व फौजियों को ये बता दीजिए, ओआरओपी का पहला चेक कर्नल दानवीर के खाते में कब आएगा? अब देखिए, इसके बारे में तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 जुलाई 2014 से ये इसको लागू होगा। मैं कह रहा हूं चेक कब आएगा? लागू हो गया है तो ये तो बिल्कुल आएगा जब लागू हो गया। और ऐसा नहीं कि वो आज से लागू हो रहा है, बल्कि वो पिछले डेट से लागू हो रहा है। सर और वो डेट भी तय कर दी गई है। विजय जी, आपको तजुर्बा ज्यादा है मुझसे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको भी आती हैं करनी, थोड़ी बहुत मैं भी सीख गया हूं पत्रकार रहते रहते। आपने एक न्यायिक आयोग बना दिया, 1 सदस्य, वो 5 सदस्य होना चाहिए या 1 सदस्य, इसमें भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है वो बहुत हल्का है। बड़ा मुद्दा ये है, अब न्यायिक आयोग तो 6 महीने में रिपोर्ट देगा, और हमने देखा ये आयोग 6 महीने के लिए बनते हैं
वो 6 साल, फिर 12 साल, 15 साल तक भी चले जाते हैं। न्यायिक आयोग की रिकमेंडेशंस का इंतजार होगा चेक खाते में आने से पहले, या चेक तत्काल प्रभाव से आ जाएंगे? वो आ रहे हैं, वो 4 छमाही किस्तों में आएंगे, ये तो बता दिया, तारीख नहीं बताई पहला चेक कब आएगा। देखिए संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब सारी चीजें अब इसके डिटेल में जाएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, वो सब भी मिल जाएगा। पर सवाल हम ये आपसे करना चाहते हैं। हाँ। नहीं, मिल जाएगा अवश्य। जब डिक्लेयर हो गया है, डेट डिक्लेयर हो गया, कट ऑफ डेट हो गया है, तो मिलना ही मिलना है और वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन हम इतना जरूर तो इतना और कर देते, तारीख भी बता देते, बेहतर नहीं होता? थोड़ा आश्वस्त हो जाता पूर्व फौजी। नहीं, वो आरएसएस ने बताया नहीं होगा ना इनको। बेहतर होता, सारी चीजें बेहतर होता। प्रियंका जी को आरएसएस का भूत बहुत जबरदस्त दबोच रखा है, बार बार ये उसका हुक नहीं, आज हमारे जब प्रियंका जी आरएसएस के बारे में आप अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। आरएसएस कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इस देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो पता चल जाता है कि आज का डॉक्यूमेंट जब डिफेंस मिनिस्टर पढ़ रहे थे किसने बनाया है, तो आरएसएस ने इतना बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन पास कर दीजिए, ये नहीं बताया कि कौन सी तारीख तक इन लोगों को इनके पैसे मिल जाने चाहिए। वैसे ही है जैसे हमें जुमला दिया गया, मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रियंका आप देखिए, अगर प्रियंका विजय सोनकर शास्त्री को भी बोलने दीजिए, तो मैं आपको भी पूरा मौका दूंगा। जी विजय जी छोड़िए, ये निजी टीका टिप्पणी छोड़िए, आप ये बताइए, बेहतर होता ना तारीख पता लग जाती कि किस दिन खाते में चेक आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बड़ा निर्णय आज देश में हुआ है और आज देश में हजारों हजार की संख्या में ये कोई हमारे रक्षा मंत्री का या प्रधानमंत्री का या अन्य लोगों का केवल डिसीजन नहीं रहा है, बल्कि इसमें तमाम लोगों से राय बात ली गई है। लाखों की संख्या में पूर्व सैनिकों के भी राय बात आए हैं, इसलिए एक बड़ा निर्णय हुआ है, देश ने आज किया है और इस निर्णय का स्वागत होनी चाहिए। बाकी जो कमियां हैं, स्वागत नहीं वो सब कुछ स्पष्ट होंगी। पूर्व फौजी स्वागत नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। पर मैं ये चेक वाली बात, कर्नल आपने देखा होगा क्या इस बारे में सोचा कि तारीख पर कौन सी तारीख को चेक आपके तमाम सैनिक नहीं होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही स्मार्टनेस रही है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की। पूरे देश ने 1947 से लेके आज तक आर्म फोर्सेस को डिग्रेड करते गए, जितना देते नहीं है उससे ज्यादा वापस ले लेते हैं। तो ये जो पूरी कहानी हुई है, जो इन्होंने जो भी कुछ अनाउंसमेंट किया है, मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि जब तक अगला पे कमीशन आएगा तब तक जो इस हाथ से दिया है दूसरे हाथ से ये वापस भी ले ले। नहीं, क्यों? अगले वेतन आयोग के बाद तो और बढ़ेगी पेंशन। ऐसा नहीं है, आप उसको देखिए, ग्रेड में नीचे कर लिया फौजियों को नीचे करते चले जा रहे हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, ये एक बहुत डेलिब्रेट अभी मन में ये सवाल अच्छा हुआ कि ठीक है 1 जुलाई से लागू हो जाएगा 2014 से, पर पैसा कब आएगा? ये है आपके? ये बिल्कुल है, क्योंकि अभी ऐसा कोई टाइमलाइन तो किसी ने दिया नहीं है कि हो जाएगा। बिल्कुल पैसा होगा, जल्दी देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा। तो एक चीज बताइए कर्नल दानवीर, ईमानदारी से, और फौजी ईमानदार होते हैं इस मामले में, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अब थोड़ा कड़वा सवाल आपसे भी पूछ लूं। अब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एक जायज सवाल है, एक ये यकायक पेंच अटका दिया गया, लेकिन अब ये कहना कि भाई एक न्यायिक आयोग या न्यायिक कमेटी का गठन होगा, नहीं 5 सदस्य होना चाहिए जी, 1 जुलाई 2014 से लागू क्यों कर रहे हो, अप्रैल 2014 से लागू होना चाहिए, आप भी बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ये छोटे मोटे मुद्दे हैं। पर्सनली अगर मेरे से बात करें तो मैं इसके एग्रीमेंट में नहीं हूं। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे पर्सनल, ये तो फिर दम्भ गुरूर की बात हो गई, क्योंकि और ये संदेश गलत जाता है। बिल्कुल गलत। एक आम आदमी शिव गोपाल मिश्रा हो या एक आम भारतीय नागरिक हो कि खामखा तिल का तार क्यों बना रहे हो? जो मुद्दा है उसको उठाइए। जंतर मंतर से जो मैसेज जो कंट्री को गया है, वो मैसेज इस मामले में ठीक नहीं गया है। फौजी वहां पे पैसे के लिए नहीं बैठा हुआ है, जैसा मैंने सड़क पर ये देखिए, ये इस तरह का भी संदेश जाने लगा। अगर आप
वहां पे आज होते, वहां पे 5-6 लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए, सबने ये बोला कि ये पैसे के लिए नहीं बैठे हुए हम, सब लोग उससे सहमत थे। लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये तो फिर वो हो गया ना, बही खाता लेकर बैठ गए। 1 जुलाई 2014 नहीं, उससे अप्रैल 2014 होना वो चाहिए। कोई इशू नहीं है। अब न्यायिक कमेटी बने, उसमें 3 सदस्य हमारे हों, बिल्कुल, बिल्कुल। एक डिफेंस मिनिस्ट्री का हो, एक रक्षा मंत्री की चॉइस का। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। और काफी फौजी इस बात से सहमत है कि हमें इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, हमें ये ट्रेड यूनियन टाइप नहीं होना चाहिए। और इसी बात से एक बात और मैं बोलूं, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोली, बड़ा आदर से मैं बोलूंगा कि रेलवे में लोग काफी बलिदान देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मेरी गुजारिश है, 2 राजनेता हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ये सरकार को जाके बताएं कि 60 साल रिटायरमेंट एज फौजियों को कर दें और यूनियन बनाने की अनुमति दे दें। आप फौजियों को यूनियन बनवा दीजिए और 60 ये साल तो की आप अनुमति धमकी दे दे रहे हैं। दीजिए। ये तो आप धमकी बिल्कुल दे रहे हैं। कोई 1 रैंक 1 पेंशन की जरूरत ही नहीं है श्रीमान। ये तो बड़ी आप सदी हुई सभ्य जबान में अब इससे धमकी दे बड़ी रहे हैं। राजनीतिक ये- ख्याल क्या नहीं, है? प्रियंका चतुर्वेदी, जी हाँ, प्रियंका ये चतुर्वेदी, अगर एक ये- मिनट, अब अगर ये- देखिए मेरे पास 3 मिनट रह गया है और ये 3 मिनट सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी और शिव गोपाल मिश्रा के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, एक चीज बताइए, देखिए कर्नल दानवीर भी जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा अब दायरा बढ़ाना चाहूंगा और आप समझेंगी मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। ये राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा। फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो एपॉलिटिकल था। अब हम हर चीज में, और आप अपना कर्तव्य निभा रही हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, विजय सोनकर शास्त्री अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। लेकिन ऐसे मसले पर, खास फौज को लेकर, हम कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल नहीं होते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीतिकरण, अगर हम बात करें राजनीतिकरण की, तो आप मुझे खुद बताइए कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा 40 साल में हमने क्या किया। मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल में ही हमने क्या किया पेंशन्स को लेकर। ये ऐसी बात है कि हमने एक थाली परोस कर रखी जिसमें हर अन्य अलग अलग तरीके का खाना था, और नई सरकार आती है उस पर पानी फेर देती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ है। समय लगा था, पर हमने उसको पास करने की कोशिश की थी, हमने बजट अलॉट किया था, हमने फ्रेमवर्क बनाया था, और 15 महीने सरकार को लगे। क्योंकि हम इसलिए राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है क्योंकि हर इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। दिवाली में जाकर उन्होंने ये कहा था कि पेंशन विदाउट कोई कंडीशन पास होगा। एक मिनट, मैं एक चीज, एक बहुत जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। सवाल का एक मिनट, विजय जी, एक मिनट। सर रुकिए, फिर राजनीतिकरण मत। सर उनके पास टाइम कम है। विजय जी मान लीजिए ना, बात समझा कीजिए, टाइमलाइन मैंने आपको बहुत वक्त दिया। प्रियंका जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, आपने भी बड़ी कोशिश की। शास्त्री जी बहुत खिंचाए हुए लग रहे हैं आज आप। बहुत पेचीदा मामला। प्रियंका सुनिए, प्रियंका सुनिए, मेरी गुजारिश है प्रियंका। देखिए, फिर आप कर लीजिए तू मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा। मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा। अपनी जुबान बंद रखें तो मैं कुछ सुन पाऊं ना। प्रियंका, मेरा सवाल सिंपल सा है। ये पेचीदा मामला 40 साल से अटका हुआ था, 42 साल से। आपने भी कोशिशें की, फैग एंड ऑफ योर UPA 2 आपने एक प्रोविजन भी किया, आपने एक खाका भी तैयार किया। आज जो घोषणा हुई, मुझे ये बताइए, आपने जब घोषणा की थी तब क्या बीजेपी के साथ सलाह मशवरा किया था? और आज NDA ने यह घोषणा की, क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से या AK एंटनी सरीखे नेता जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं उनसे रायशुमारी हुई? देखिए, सबसे पहले संदीप जी, हमने कहीं ये नहीं कहा है कि इनको हमसे रायशुमारी करने की जरूरत है, क्योंकि हम जान गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ही ये है कि सबको साथ लेकर चले। एक मिनट। उनका जवाब तो, उनका OROP का डिक्लेरेशन के बाद उनका जवाब तो एक्स सर्विसमैन जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने दे दिया है। हमने आपको अपनी तरफ से बता दिया है कि हमने क्या क्या काम कर दिया था, किस तरीके का हमने ढांचा तैयार कर दिया था, किस तरीके की हमने उसमें क्लॉजेस लगाए थे, क्या क्या फ्रेमवर्क था, मैंने आपको उसका डिटेल्स दे दिए हैं। उसके बावजूद अगर आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये कोई अचीवमेंट है, तो मैं इसके आगे मैं कोई बहस नहीं करना चाहूंगी। किसी तरीके का अचीवमेंट नहीं है। दबाव में आकर और RSS से राय मशवरा लेकर, उनसे ड्राफ्ट कॉपी लेकर आपने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, वो और एज पर एक्स सर्विसमैन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि बिफोर पॉलिटिसाइजिंग वो एक्स सर्विसमैन की ही बात सुन लेते तो ज्यादा ठीक रहता। सर विजय जी, आज आपको क्या हो गया है सर? आप इतने सभ्य तरीके से हमेशा चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा टाइम कम है ना मेरे पास, 30 सेकंड है।
शिव गोपाल मिश्रा साहब, मुझे ये बताइए, ये OROP आरक्षण जैसा हो गया है क्या कि इनको मिल गया अब मेरी बारी? ये बड़ा खतरा है क्या, या ये मांगे जायज है? 30 सेकंड सर, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। संदीप भाई, आरक्षण जैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर ये एक सोशल सिक्योरिटी का सवाल है। उनको मिला है तो हमको मिलना चाहिए, वो सवाल नहीं है, ये सभी को मिलना चाहिए। एक बात मैं कर्नल दानवीर साहब से बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि हमारे जो फौजी साथी हैं उनको भी 60 साल की उम्र मिले। और जहां तक संगठन बनाने का सवाल है, राइट टू ऑर्गेनाइज, वो ILO का डिक्लेरेशन है, वो सबको मिलना चाहिए, चाहे सिपाही हो, चाहे कर्नल हो, और चाहे फौज हो या मिलिट्री हो। हर आदमी को अपने दायरे में डिसिप्लिन में OROP का जिन अभी बोतल से निकला मात्र है। OROP के बारे में आखिरी वर्ड्स हमने नहीं सुने हैं। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में सर, एक लाइन में कहिए बस, अब मुझे क्लोज करना है। एक लाइन में अभी जो प्रियंका जी कह रही थी कि उन्होंने ये सब कुछ दिया है और हम लोगों ने उसको खाया, परोस करके उन्होंने रखा है। हकीकत तो ये है कि ये शायद भूल जा रही हैं कि भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था उसको भी ये लोगों ने लागू नहीं किया था। बल्कि मुझे लगा कि आप कोई एक बड़ा पॉइंट बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अरे सर, पॉलिटिकल पॉइंट नहीं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट उनके लिए है, प्रियंका के लिए है, जिन्होंने ये बात कहा कि उनकी सरकार ने ये सब तैयार किया था और हम लोगों ने दे दिया है। माफी से हकीकत तो ये है, माफी से कहना चाहूंगा, ये ऐसा मुद्दा है, इसमें पॉलिटिकल वन अपमैनशिप नहीं, इसमें पॉलिटिकल वन अपमैनशिप नहीं, देश का हित, राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना होगा। विजय सोनकर शास्त्री, प्रियंका चतुर्वेदी, शिव गोपाल मिश्रा जी और कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी OROP का जिन पूरी तरह से नहीं निकला है बोतल से। दिस इज नॉट द लास्ट वीव हर्ड ऑफ इट, और ये शायद आखिरी सबसे बड़ा सवाल भी नहीं है इस मुद्दे पर जो हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।